अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद राज्यसभा से इस बिल को पास कर दिया जाएगा। लोकसभा में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ ये पहले ही पास हो चुका है और आज राज्यसभा से पास होने की पूरी संभावना है और 1-2 दिन के भीतर इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी। ये इस देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा कदम है, इससे किसको क्या हासिल हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कब से लागू होगा और क्या इसमें जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का मुद्दा है, क्या ये तूल पकड़ा है और ओबीसी समाज को उनके हक कैसे मिलेगा। सारे मुद्दों पर एक बड़ा पॉलिटिकल मसला बना हुआ है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, इस देश की महिला समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। महिला आरक्षण बिल अब बस कानून की शक्ल अख्तियार करने जा रहा है। कुछ वक्त, कुछ दिन, कुछ घंटों के बाद जब भारत की राष्ट्रपति इस पर दस्तखत करेंगी राज्यसभा से पास होने के बाद, तब ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। लेकिन अभी विधानसभाओं से भी इसकी सहमति प्राप्त की जाएगी। जिस प्रकार का मैसिव मैंडेट पार्लियामेंट के भीतर इस बिल को लेकर मिल रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि पूरे देश भर में इसको समर्थन हासिल होगा। इस मुद्दे के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने, शायद ये बहुत वक्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एक मुद्दे को लेकर तमाम असहमतियों के बावजूद विपक्ष ने सरकार के पक्ष का समर्थन किया है। उस पर असहमति कुछ बिंदुओं पर हो सकती है, कुछ संशोधन सुझाए भी गए हैं, लेकिन ओवरऑल सभी ने इसका समर्थन किया है सिवाय एमआईएम पार्टी के। तो ये बिल इस देश की राजनीति में महिलाओं के लिए कितना क्रांतिकारी है, क्या वाकई जो हमारी पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, उसमें महिलाओं की हम सर्वोच्च भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे और 33% का उनका रिजर्वेशन क्या उनको राजनीतिक रूप से ये ताकत दे पाएगा। वैसे इस देश में तमाम प्रांतों में नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में, नगरीय निकाय जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आरक्षण प्रणाली लागू है। लेकिन बहनों भाइयों, कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की कि इसी देश में प्रधानपति भी हैं, इसी देश में नगर पंचायत महिला चेयरमैन होने के बावजूद उनके घर के लोग उसको रूल करते हैं। ये स्थिति रही है पंचायती राज व्यवस्था के बाद भी। क्या हम जब संसदीय लोकतंत्र में यानी अपनी विधानसभाओं में, अपनी लोकसभाओं में महिलाओं के सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, तो क्या हम उनको उनके हक दे पाएंगे और क्या वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर पाएंगी? ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। ऐसा ना हो कि बड़े घर की ही या जो बड़ी पॉलिटिकल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके घर की ही बहू बेटी माताएं ही इस प्रणाली का हिस्सा बन जाएं और आम महिलाएं फिर अपने हक से वंचित हो जाएं। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये एक बड़ी पहल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम है जो महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसके कुछ बिंदुओं पर सहमति असहमति विपक्ष की हो सकती है, लेकिन समग्र दृष्टिकोण से देखें तो इस बिल में एक अचीवमेंट ये हासिल हुआ है कि एटलीस्ट कानून ये बन जाएगा। मिलेगा कब से? 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो एक अलहदा विषय है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा नहीं होगा एक अलहदा विषय है, लेकिन एक बड़ा अचीवमेंट है कि आखिरकार वो कानून बना ही लिया गया जो आज से नहीं, पिछले 73 सालों से जिस पे सिर्फ चर्चा हो रही थी, फाइनली अब वो कानून की शक्ल लेने वाला है। इससे किसको क्या हासिल हुआ और क्या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के मुद्दे पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कामयाबी हासिल की है और उमा भारती का आज का पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत चर्चा का विषय है, जहां वो ओबीसी आरक्षण की बात को लेकर बीजेपी से असहमत हैं। क्या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे कर रहा है? अपोजिशन फिर इसको संशोधन लाने के बजाय इसको ओपन फोरम पर स्वीकार करके इस पर सहमति क्यों जता रहा है? अगर सत्ता पक्ष पर सवाल उठ रहे हैं तो अपोजिशन के रवैये पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था
और इस स्वर्णिम फल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। अल्टीमेटली ये एक कानून का रूप लेगा और जो एक बहुत लंबा इंतजार है 27 बरस का, वो पूरा खत्म होगा और महिलाओं के लिए एक बड़ा दिन होगा। भाजपा सरकार में है वो ओबीसी वोट बैंक की वजह से ही है और हम ओबीसी महिलाओं का हक, सम्मान और अधिकार और उनका उनको राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए उससे हम उनको दूर नहीं रख सकते हैं। 2022 तक देश के हर गरीब को छत मिल जानी थी, किसान की आय दुगनी होनी थी, 100 स्मार्ट शहर बनने थे। फिर कहा चिंता मत करो, अमृतकाल है, रुक जाओ। आज कल और परसों का हिसाब दीजिए। आज महिलाएं इंतजार क्यों करें बताइए? अगले चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं दिया ये बताइए? ये सवाल सबके मन में है। हम लोगों की पुरानी मांग रही है कि आरक्षण में भी आरक्षण हो। हम चाहते हैं कि हर एक सेक्शन की महिला जो है उसमें जो है इसकी भागीदारी होनी चाहिए। खासतौर पे SC ST का है, उसी तर्ज पर पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक महिलाएं हो, इन सबों का भी जो है आरक्षण जो है उसमें होना चाहिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमें ज्वाइन कर रही हैं। प्रियंका गुप्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत स्वागत, शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और पहला मेरा सवाल है कि ओबीसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन पर अपनी राय स्पष्ट क्यों नहीं करती? मेरी सबको राम राम। राय स्पष्ट क्या? आप ये बता दीजिए कि चुनावों में ओबीसी का रिजर्वेशन है क्या? नहीं है ना? ये कौन सी बात है, कौन सा तर्क होता है भाई? और ये जो ओबीसी की जो ये बात करते हैं, 2010 में क्या हो गया था? हाथों में मेहंदी लगी हुई थी या हथकड़ी लगी हुई थी? मुंह पे टेप लगे हुए थे या दही जमा हुआ था? तब तो उनको नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद भी एक बार भी किसी प्रकार की पहल नहीं की गई कि भाई जिस प्रकार से SC ST रिजर्वेशन है चुनावों में, ओबीसी का भी कर दिया जाए। और जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं पिछड़ों के नाम की, दलितों के नाम की, जरा उनसे पूछिए कि कितनी आम महिलाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया। जब दलित महिला को या पिछड़े जाति की महिला को बढ़ाना हो तो इनको अपनी परिवार की महिलाएं नजर आती है, चाहे वो शादी से पहले सवर्ण परिवार से आती हो। बात ये हमसे कर रहे हैं ओबीसी की, बिल्कुल करिए। और हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री दिए हैं वो ओबीसी आते हैं। 29% जो हमारे सांसद हैं वो ओबीसी हैं। ओबीसी मिनिस्टर्स जो ओबीसी मिनिस्टर्स हैं वो 29 हैं। ओबीसी जो MLAs हैं हमारे, वो जो है 356 है आउट ऑफ 1358, 27% होता है। MLC जो प्रेजेंटली जो MLC है इस देश में, तकरीबन 40% हमारा शेयर जाता है। 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, इनसे पूछ लीजिए। क्योंकि आज राहुल गांधी जी कह रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहे थे, कितने चीफ सेक्रेटरी हैं कि ओबीसी? बात ही हमसे लेकिन बीजेपी ये स्पष्ट करती है कि वो विमेन रिजर्वेशन का जो 33% कोटा है उसमें ओबीसी के लिए कोई कोटा नहीं होगा। ये आपका बिल्कुल स्पष्ट ओपिनियन है? देखिए, ऐसा है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट आ जाता है तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती, परंतु उसमें यह है कि भाई ठीक है, बाकी चुनाव है तो उसमें भी पूरे में ओबीसी का आना चाहिए। जैसे हाँ, जो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उसमें SC ST कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी में अभी आज की तारीख में नहीं हो पा रहे, बाकी चुनावों में भी नहीं हो पा रहे। आप नगर निकाय का चुनाव देखें या पंचायती राज प्रणाली देखें, उसमें तो ओबीसी को रिजर्वेशन है, इसमें देने में क्या कठिनाई है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है और बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ। पर एक प्रक्रिया होती है ना। आप दीवार बन के खड़े हो जाइए, दीवार बन के खड़े हो जाइए। आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, आपने क्या किया बता दो भाई। एक इनका तर्क आता है कि 9.5 साल से क्यों नहीं किया। 9.5 साल में आपने क्या किया? हम तो गिना देते महिलाओं के लिए हमने क्या क्या किया।
अगर विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं लेकर आए तो क्या महिलाओं के लिए कार्य नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने? सबसे ज्यादा कैबिनेट में आज तो महिला इसमें कोई मिनिस्टर्स संशोधन हैं। आपको स्वीकार नहीं है? अब तो ये एज इट इज पास होने जा रहा है, बस कुछ मिनटों बाद ये पास होगा। तो इसका यही स्वरूप आपको चाहिए होगा जो आप पास करने जा रही हैं? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखिए, मैं तो एक चीज जानती हूँ, पास तो हो जाने दीजिए। ये जंग जो है ना, मैं हमेशा पॉलिटिकल होकर महिलाओं के बारे में बात करती हूँ कि आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ने यह कहा था, महिलाओं को महिला रहने दो भाई, इनको जातियों में धर्म में मत बांटो, इनके विकास के बारे में सोचो, राजनीति मत करो इनके साथ। ऑलराइट, शुक्रिया अनिला जी, हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं प्रियंका कक्कड़ को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे कुछ देर बाद ये राज्यसभा से बिल पास होने जा रहा है और फिर कुछ घंटों के बाद हम ये मानकर चल रहे हैं कि भारत की राष्ट्रपति इस पर दस्तखत करेंगे और ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। आम आदमी पार्टी को इस बिल पर किन किन बिंदुओं पर असहमति है, और अगर असहमति है तो आपने सदन में इसको सपोर्ट क्यों किया, आपने संशोधन की मांग क्यों नहीं की? सभी को नमस्ते ब्रजेश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑल्सो। देखिए ब्रजेश जी, जैसे एक इनकी 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे योजना थी, जैसे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा प्रति साल वो योजना थी, उसी तरह बृजभूषण जनता पार्टी ये एक योजना लेके आई है जो महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल के सामने स्वरूप में हमारे सामने है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये मैं फैक्ट स्टेट कर रही हूँ जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ लिखा हुआ है कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा सिर्फ उसी को आधार बनाया जा सकता है डिलिमिटेशन के लिए। तो 2031 में सेंसस होगा, सेंसस की रिपोर्ट 2 साल में पब्लिश होती है जल्दी से जल्दी, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा जो जल्दी से जल्दी काम 5 साल में कर लेगी। तो ये 2039 तक ठंडे बस्ते में चला गया है। इसमें कोई मतलब ये आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 में, आर्टिकल 84 में आप संशोधन नहीं लाते। तो इन्होंने बिना उसको अमेंड किए ये बिल लेकर आए हैं ताकि लोगों को फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाया जाए। ये इन्होंने क्या किया है कि अब तक तो 27 साल की वेट थी, अब इन्होंने इंश्योर कर दिया है कि अगले 20 साल तक डिनाई कर दिए, बिल्कुल रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ बैठ के वो जितना मर्जी बता दें, जो मर्जी कर लें। और मुझे इनसे पूछना भी है भाजपा वालों से कि योगी जी का ओपिनियन था, माननीय योगी जी का ओपिनियन था कि अगर ये बिल आता है तो वो रिजाइन कर देंगे, तो क्या उनका ओपिनियन चेंज हो जाएगा 2039 में जब ये इम्प्लीमेंटेशन पे होगा? इनके एक सांसद थे जो बोले महिलाओं को टिकट देना वेस्ट ऑफ सीट है, क्या उनका ओपिनियन चेंज हो जाएगा? क्या इसके बाद ये बृजभूषण जी को पार्टी से निकाल देंगे? क्या संदीप सिंह को, जिसके ऊपर इतने संगीन अपराध के केसेस चल रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल क्या देंगे? इसे माइलस्टोन अचीवमेंट ना माना जाए? है आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद आखिरकार एक कानून बन जाएगा तो महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार तो मिलेंगे। एक स्टेप तो आगे बढ़े। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं यही समय है, सही समय है, नो इफ नो बट इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ एक आर्टिकल का, एक प्रोविजन का इफ बट बताया है। इसमें बहुत सारे इफ बट हैं, और अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक चला गया, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, तो 2039 में अर्लीस्ट होगा। तो हमारा इतना सा है, यही समय है, सही समय है। आप क्यों ये आपका विषय सिर्फ ये है कि इसको तत्काल लागू किया जाए। रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन पर आम आदमी पार्टी की क्या कोई ओपिनियन नहीं है? देखिए, हम एक अलायंस का हिस्सा हैं और हमारे सारे अलायंस पार्टनर्स सबकी सुनी जाए। उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, जेडीयू ने अपने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, उन सब ऑब्जेक्शंस को लेकर आपको करना चाहिए था। बट ये सारे इफ बट्स डिस्कस करते रहेंगे हम, क्योंकि 2039 से पहले तो इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। ओके, बस आप इस डिमांड को इंडोर्स नहीं करती हैं कि इसमें ओबीसी को कोटा दिया जाए, करेक्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ ब्रजेश जी। देखिए, जब इस पे फर्दर डिस्कशन होगी, हमारे पास भी तो फिर ओपन है 2039 में जब होगा, तब उसके बाद हम भी अपने सारे तथ्य सामने रखेंगे। बट तो जो बात आप मुझसे यहाँ डिबेट में कर रही हैं, इम्प्लीमेंट हो ही नहीं, आपकी पार्टी के मेंबर, आप पार्लियामेंट्स की मैंने बात सुनी राज्यसभा में
ये संशोधन वाली बात आपकी पार्टी ने क्यों नहीं रखी? आपने तो अनकंडीशनली सपोर्ट कर दिया, सिवाय कुछ असहमति ओरली दर्ज करके। नहीं नहीं, सबने, चाहे संदीप पाठक जी हो, सबने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि हम हैं, हम सपोर्ट में हैं, हम चाहते हैं महिला आरक्षण हो, पर इसको तुरंत भाव से लागू किया जाए। हमने पुरजोर तरीके से ये बात रखी है। ऑलराइट, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी इस बिल को सपोर्ट करती है। मैंने लोकसभा में भी देखा कि आपने फुल कंडीशनल सपोर्ट दिया। राज्यसभा में भी मैंने प्रोफेसर साहब को भी सुना और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जया बच्चन जी को भी सुना। आप लोग तो इसको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर फिर आप आकर ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं। और अगर आपको ओबीसी के लिए अधिकार चाहिए थे तो सदन में आपके सांसदों ने संशोधन प्रस्ताव मूव क्यों नहीं किया? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी कभी महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं रही, लेकिन समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है बीजेपी प्रवक्ता से, क्या आदिवासी महिलाओं को इसमें आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? क्या पिछड़ी महिलाओं को, नाव चलाने वाली की महिला को, चाक चलाने वाली महिला को, पत्थर तोड़ने वाली महिला को, मछली पकड़ने वाली महिला को और ये साड़ी बनाने वाली महिला को क्या आरक्षण दिया गया? आप बताओ। और क्या अल्पसंख्यक महिलाओं को दिया गया? क्या आदिवासी महिला, पिछड़ी महिला, दलित महिला, इनको दिया गया आरक्षण? ये हमारी पार्टी की भी मांग है, हमारे नेता की भी मांग है, और श्रीमती डिम्पल यादव ने भी सदन में भी कहा, प्रोफेसर साहब ने भी कहा, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें पीडीए की भी महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, तभी सामाजिक न्याय हो सकता है। नहीं तो चंद उद्योग, मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आप इसके बिल पर सहमत हैं लेकिन उसके कुछ प्रावधानों पर असहमत हैं तो आपको अमेंडमेंट पे जाना चाहिए, संशोधन पे जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए आप? नहीं, वो तो समय आएगा, संशोधन भी दिया जाएगा और लगातार हमारी सर कानून बन जाएगा तो फिर कौन सा संशोधन पे जाओगे सर? पहली बात तो ब्रजेश जी, ये बीजेपी बताए ये किस डेट को लागू होगा, या महिलाओं को केवल एक जुमला दिया है 15 लाख वाला, काले धन वाला, किसान की आय दुगनी करने वाला, 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला दिया है। ये बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, महिलाओं के प्रति इनकी भावनाएं ठीक नहीं है। और ये क्या बात करेंगे आदिवासी की, जब आदिवासी राष्ट्रपति महिला है जिसको पार्लियामेंट की नींव तक छूने नहीं दी इन्होंने, इतना अछूत समझते हैं। तो आप बताइए, जब एक राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पे बैठी हैं, वो अगर संसद के भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाई जा सकती है तो पत्थर तोड़ने वाली महिला को कब हक मिलेगा? ये इनकी मंशा ठीक नहीं है, बीजेपी आरएसएस तो आपकी दो असहमतियां हैं, एक इसे तत्काल लागू किया जाए जी, दूसरी आपकी असहमति है कि ओबीसी को अलग दिया जाए। लेकिन मुसलमानों का नाम आपने एक बार भी नहीं लिया। मैंने कहा अल्पसंख्यक महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिला है, आदिवासी महिला, आदिवासियों को मिला हुआ है, मैं करेक्ट कर दूं, एससी और एसटी को है नहीं। आदिवासी को जो आरक्षण है, पहली आरक्षण है, इसमें मिलना चाहिए ना। ये महिलाओं तो सर का यही तो सही समय था कि आपको सदन में संशोधन लाना चाहिए था। नहीं, समाजवादी पार्टी ने लगातार कहा है और समाजवादी पार्टी लगातार पहले दिन से कह रही है, और जब भी बिल आया है जिसको नेताजी ने भी कहा था, हम लोग महिला आरक्षण बिल के अगर मान लीजिए, वैसे संभावना कम है, लेकिन अगर ये यूपी की असेंबली में आता है तो आप सपोर्ट करोगे इस स्वरूप का, या फिर इसमें संशोधन की मांग करोगे? हम लोग सदैव संशोधन की मांग करते रहे, हमारी पार्टी की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा है। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सुनिश्चित रहना चाहिए। मैं प्रियंका गुप्ता को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस को ये बिल का जो मौजूदा स्वरूप है, क्या वो स्वीकार है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से बिल पर हमने अपनी सहमति जताई है, उसके उम्मीद ये करते थे कि ये बिल लागू हो जाएगा 2024 के चुनाव में, परंतु उसके सारी चीज़ों को देखते हुए अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बिल 2030-31 तक लागू नहीं होगा। वैसे भी जैसे ये बताया गया है कि ये 15 सालों तक के लिए ही वैध माना जाएगा, तो मुझे लगता है कि 24 में तो चुनाव है, 24 में जो चुनाव होंगे उसके बाद जब नौमन तेल होगा तभी तो राधा नाचेंगी, जब चुनाव में जीतेंगे तभी तो ये मैडम राधा नाचे ना, राधा आप सदन में बैठे। नहीं, बिल्कुल, वो तो एक कहावत है
ब्रजेश जी, जो कहावत है, ये राधा के बारे में जो कहावत है वो सही है, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। नाचना कोई बुरी चीज नहीं होती, क्लासिकल डांसर भी नाचते हैं, तो महिलाओं का नाचना भी कोई बुरी चीज नहीं होती, जिसका हम समर्थन करते हैं, इससे कोई ऐसी बात नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक जुमला फिर से छोड़ा, क्योंकि अनेक जुमलों के साथ में एक नया जुमला है। और दूसरी चीज ये है कि ओबीसी का वोट ये हमेशा से लेते चले आए, पर ओबीसी के लिए क्या किया इन्होंने? आज जब देने की बात आई तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज इन्होंने ओबीसी को नाराज किया है। केंद्र में सरकार थी, राज्यसभा से आपने इसको पास किया था, आपने भी ओबीसी को कुछ नहीं दिया था। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पंचायत चुनाव कि ठीक है हमने तो नहीं किया, लेकिन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, आपने भी तो नहीं किया था। नहीं, उसी लिए तो बिल पास नहीं हुआ था। आप देखिए ना, बिल पास क्यों नहीं हुआ था, उसका रीजन भी तो यही था। लेकिन पंचायत चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, 33% आरक्षण भी दिया महिलाओं को, उसके साथ में ओबीसी को भी 27% आरक्षण दिया। आप बताइए क्या नहीं किया? परंतु मैं समझती हूँ कि मैं ये इस क्रेडिट को लूं, ये कांग्रेस पार्टी ले, लेकिन इसका असली क्रेडिट जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लार्जेस्ट अपोजिशन है, जिन्होंने दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन लाना चाहिए था। आप क्यों नहीं लाई? फिर अगर आपकी डिमांड है तो आप 2 संशोधन लाते के लिए, एक ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दो, 2 इसको तत्काल लागू करो। उस संशोधन पर सदन चर्चा करता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक दिन डिबेट और खींचती। नहीं, आपको ये लगता है किसान बिल के लिए कितना जो है संघर्ष किया किसानों ने, तब जाकर इन्होंने वापस लिया उस बिल को। 700 किसानों की शहादत हो गई साल भर, लेकिन इसकी आड़ में और मुद्दे दब जाएंगे। इसकी आड़ में महिलाओं पर अभी तो क्लैरिटी दे दी कि अभी तो नहीं कर पाएंगे, बाद में देखेंगे। देखिए ना, इसकी आड़ में कितने मुद्दों को दबा रहे हैं। आप देखिए, जो महिलाओं की घरेलू बचत हुआ करती थी, जिसको बचत कहते थे, वो आज 50 सालों में सबसे लोवेस्ट रेट पे आ चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी पार्टी के नेता का स्टेटमेंट हमने राज्यसभा में सुना है, उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। आप किन मुद्दों को लेकर इस बिल पे असहमत हैं, और अगर आप असहमत हैं, हालांकि आपके पास सिर्फ 1 वोट है राज्यसभा में, तो आपने भी जो संशोधन प्रस्ताव पर कुछ सहमति नहीं जताई कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट की बात करते? देखिए ब्रजेश जी, हमारी मांग है, हम भी इस बिल का समर्थन करते हैं, हम महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की वकालत सन 77 में ही हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। हम उस पर आज भी कायम है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और इन्होंने विशेष सत्र बुलाया ब्रजेश जी, विशेष सत्र बुला करके जो आरक्षण ये महिलाओं को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है अब वो 10 साल बाद मिलेगा। 10 साल बाद आएगा तो फिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? आपने विशेष सत्र, दुबे जी कहीं नहीं लिखा 10 साल बाद आएगा, नहीं समय सीमा तो उसमें लिखी नहीं गई। आप ये बताइए, बड़ा ही क्लासिकल बिल है। नहीं, 2001 वो ड्राफ्ट पढ़ो 10 पन्ने का। 2001 में अटल जी की सरकार में संविधान संशोधन हुआ था कि 2026 तक कुछ नहीं होगा। तो जब पहले सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर लागू होगा। 2026 मतलब कब लागू होगा ये समय सीमा नहीं है उसमें। 2026 तक जनगणना ही नहीं हो सकती है, तो जब ये जनगणना कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, उसके बाद ये लागू करेंगे। तो आप फिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? आप देश की तो कानून बनाना था, इसलिए सत्र बुलाए थे। कानून तो फिर तो आप जब आपको इतने दिन बाद ही देना था। हमारी पार्टी की मांग है कि इसी 2024 में, और जो 5 में लोकसभा के चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें लागू करिए। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे देश के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता पिछड़ों को आरक्षण मिले ना मिले बिल्कुल मौन है। आपके चैनल पर भी उनके सहयोगी दल हो गए हैं आजकल। ओम प्रकाश राजभर जी बैठा करते थे। अरे आ ही नहीं रहे, क्या बताएं, उनसे पूछ लीजिए, वो भी रोज जातीय जनगणना की बात करते थे, रोज आरक्षण की बात करते थे। अब इस मुद्दे पर बोले, भारतीय जनता पार्टी के तो सारे पिछड़े वर्ग के नेता मौन है। तो अगर आपको करना था, इनको करना ही नहीं है, इनको तो चुनावी लाभ के लिए जाना है। सारे जुमले 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, लागत का 1.5 गुना मूल्य दे देंगे, महंगाई को नियंत्रण कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैं आपके पॉलिटिकल स्टैंड को समझता हूं, उसमें और जुड़ गया ये। मैं आपके पॉलिटिकल स्टैंड को समझता हूं, लेकिन मैं आपसे भी वही बात पूछता हूं जो मैंने दोनों प्रियंका जी से भी पूछा, राज्यपाल जी से भी पूछा, संशोधन क्यों नहीं लाए? नहीं, संशोधन की मांग तो कर रहे हैं, हम कह तो रहे हैं कि इनको शामिल करो।
अगर आपके मन में इनके लिए दर्द है तो क्यों नहीं शामिल करते हो? सर पिछड़ों सिर्फ को, स्पीच पे दलितों आप को, अपनी अल्पसंख्यकों को, सिर्फ इनको आप सबको स्पीच दीजिए। दे रहे हैं लेकिन समअप आप करते हैं कि हम इसके सपोर्ट में हैं, नहीं, तो आपका वोट तो काउंट माना जाएगा सर। हम लिखा पढ़ी में ये बात करनी चाहिए थी महिलाओं ना। को आरक्षण मिले, ये तो हमारी हम तो चाहते हैं कि उनको मिले। आप अगर 50% भी दो तो हम उसके साथ हैं। तो सर वही कैसे इफर्ट किया इसका, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कागज का काम कागज से होता है ना, तो कागज का काम है ये। अब मुझे डिबेट करनी तो आपको वीडियो कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, ब्रजेश जी, या हम मान लें कि हमारे साथ आप जुड़े हो और हम अकेले बोले। नहीं ब्रजेश जी, ये महिलाओं के पक्षधर बनते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। इनको महिलाओं की चिंता अगर इतनी होती तो ये इतने साल बाद जब ये आरक्षण होगा तो देखो आपने अनिला सिंह की भी बात सुनी और बीजेपी का स्टैंड भी देखा, ये ड्राफ्ट भी पढ़ लिया आपने जो अब कानून बनने वाला है, उसमें ओबीसी कहीं नहीं, उनका स्टैंड साफ है। आप अपना स्टैंड क्लियर करो। नहीं, हमारा स्टैंड ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लागू हो, 5 राज्यों के चुनाव में ये लागू हो। और मैं इनको कहता हूं ये महिलाओं के हमदर्द नहीं है, ये एक चुनावी जुमला है। आपको सिर्फ ओबीसी के लिए रिजर्वेशन चाहिए या किसी और के लिए? अल्पसंख्यक, दलित सबको मिले, सभी को मिले। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमानों के लिए चाहिए? बिल्कुल, उनको भी मिलना चाहिए। तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? तो मैं बोल तो रहा हूं, अपने मुंह से नाम तो लो। नहीं, किसके लिए चाहिए बोलो? पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। ऑल राइट, उनके लिए आरक्षण की सीट होनी चाहिए। ठीक बात है। महिलाओं, इनका महिला प्रेम कहाँ चला गया था जब मणिपुर में घटना आपसे हो रही? कबुलवाना पड़ रहा है अनिल जी, तब बोल रहे हो, नहीं, वरना साइड से निकल जा रहे हो आप। हम साइड से निकलने वाले नहीं हैं, राष्ट्रीय लोकदल साइड से नहीं निकलता है। हेमंत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस बिल को लेकर मैं आपकी ओपिनियन समझना चाहता हूँ। एक राजनीतिक विभाजन हो गया है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ और बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि असहमत कई बिंदुओं पर हैं, लेकिन सदन में सब सहमत होकर इसको सपोर्ट भी दे रहे हैं। क्या वो इस इल्ज़ाम से बचना चाहते हैं कि महिला बिल पास होने में फलाने जी ने रोड़ा अटकाया? क्या इस भय की वजह से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, संशोधन नहीं ला रहे हैं? ब्रजेश जी देखिए, आपने कहा कि राजनीतिक विभाजन नहीं, राजनीति हो गई, इसी को तो राजनीति कहते हैं। और एक आपने प्रश्न उठाया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि संशोधन क्यों नहीं लाए। अगर आपको किसी विषय में असहमति है या आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हाँ इसमें ओबीसी मतलब कोटा विदिन कोटा हो, तो साहब उसके लिए तो है आप सदन में संशोधन पेश कीजिए। ये तो अधिकार आप कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और जो संसद की प्रक्रिया की जो नियमावली है उसमें इस बात का आपको हक है। तो इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान में अपोजिशन का कोई लीडर नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ भी राजनीति है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो अभी आपने अभी आखिरी विपक्ष पे 100 इल्जाम हो हेमंत जी, लेकिन बीजेपी को भी तो जवाब देना पड़ेगा, जो रूलिंग पार्टी है, जिसको इतना मैसिव मैंडेट मिला, कि उसने ओबीसी को क्यों छोड़ दिया है? मैं इस पे आ रहा हूँ, पहले मैं बता दूं जो हुआ उस पे बता रहा हूँ आपके प्रश्न के पहले हिस्से पर जी। ओबीसी रिजर्वेशन तो आप देख लीजिए, चाहे जो परिस्थिति बने, ये जो बिल पास हुआ है, ये जो कानून बना है, इस कानून में पुनर्संशोधन तो लाना पड़ेगा। ओबीसी एक ऐसा मैटर है जिसके बिना भारत की राजनीति में कोई दल चल नहीं सकता, कोई दल नहीं चल सकता। और भारतीय जनता पार्टी आज जो विजेता की तरह लगातार 9 वर्ष से हिंदुस्तान में छाई हुई है, उसके पीछे ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश से लेकर कहीं भी आप चले जाइए, और आपको ध्यान होगा 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, तो आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मंडल से लेकर के दिल्ली तक कहा था कि ओबीसी फैसला ला रहे हैं। क्या बीजेपी जीत कर भी ओबीसी के मुद्दे पे राजनीतिक रूप से घिर गई है? हाँ, देखिए बीजेपी ने काम तो वो किया जो काम कोई नहीं कर पाया, इसमें कोई शक नहीं। और मैं बता दूं, आपके घर का पता नहीं, मैं मधु से पूछ लूँगा, लेकिन मेरे घर में तो भाई साहब पूरी हलवा मिला, जबकि मैं डायबिटिक हूँ जी। आप सोचिए, आम महिलाओं में जिनको राजनीति से कुछ नहीं लेना देना है, उनके मन में कितना उत्साह है आप इसी समझ सकते हैं जी।
कि मुझे ईमानदारी की बात देखिए, बता आप रहा लगातार हूं, तीसरे पूरी टर्म खीर हलवा मुझे खाने को उत्तर मिला। प्रदेश में पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं जी, अब वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जानी चौथे चाहिए टर्म। और आपको अगली बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए हेमंत जी। चौथे अच्छा, 4 बार, यस, चौथे 4 बार आप रह चौथे चुके टर्म। हैं। अब वो पद आपको दे के महिला आरक्षित कर देना चाहिए और ये पहल आप स्वयं करें। मुझे उस पद पर रहने में आपका भी बड़ा योगदान रहता रहा है लगातार, आप मेरे अनुजवत हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं घोषित रूप से इसका ऐलान कर दूंगा कि कोई महिला जो काबिल है, बड़ी काबिल महिलाएं हैं, वो आए, हम उसके लिए अपनी उम्मीदवारी। अरे आप अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लीजिएगा, मैं तो आपसे ऐसे ही कह रहा था। पर एक बात जरूर आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, सबने वोट दिया, सब समर्थन में रहे, सारे दल, वो भी रहे, उस पार्टी के लोग भी रहे जिस पार्टी के लोगों ने 2010 में बिल की कॉपी फाड़ी थी। और अभी राज्यपाल जी बोल रहे थे कि हमारी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया। राज्यपाल जी मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में क्या किया था आपको याद है? सबको याद होगा, इस पैनल में बैठे जितने लोग होंगे। हिंदुस्तान में बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे, उनकी हमेशा हम लोग इज्जत करते रहे। लेकिन महिला बिल के मामले में उनका स्टैंड नेगेटिव था और उनकी जो टिप्पणी थी वो ज़्यादा नेगेटिव थी। ये वक्त नहीं है जिक्र करने का, लेकिन चूंकि संसद में थैंक जो यू हेमंत बोला जी, जाता हमारे है, साथ जो जुड़े किया जाता रहिएगा। है, वो पूरे देश बहनों की भाइयों, प्रॉपर्टी हो डिबेट जाती के है। इस राउंड को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, देखिए, डिबेट के पहले राउंड में एक चीज़ स्पष्ट हुई कि विपक्ष ने भले ही आपको समग्र दृष्टिकोण रखते हुए इस बिल पर भरपूर सपोर्ट किया हो, लेकिन कई बिंदु हैं जहां पर इनकी असहमति है। असहमति का बिंदु नंबर 1, तत्काल लागू क्यों नहीं? असहमति नंबर 2, ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और हमारे यहाँ एक कहावत होती है, गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज। आज की तारीख में जो विपक्ष है उसकी यही हालत है। वोट क्यों कर रहे हो भाई? कल लोकसभा में वोट किया ना। अनिल जी बताएंगे कि राज्यसभा में वोटिंग में जयंत चौधरी जी वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? बता दें। ये तो कोई तरीका नहीं होता है ना। आप वोट तभी करते हो कि जब आप सहमत होते हो, और ये सहमत हैं। ये सब ये फसाड है, ये जो दिखा रहे हैं ना कि अनिला जी, ये होना अनिल जी, चाहिए, वो अनिल जी, होना मैं चाहिए। समझ इन लोगों दूंगा। के पास आई डोंट नो अनिला सिंह को क्या आरएलडी से इशू रहता है। कांग्रेस बैठी, सपा उससे नहीं कहेंगी। अनिल दुबे बेचारे फंसे, एक वोट है उनके पास, एक वोट, पर इनके लिए मुद्दा आरएलडी वो है। एक वोट नहीं ब्रजेश जी, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हूँ। अरे एक राज्यसभा है उनके पास, क्यों उनकी जान के पीछे पड़ी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल जान के पीछे नहीं पड़ी हूँ भाई। ये हम सब के आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है, जो किसान जो हैं उनको अपना देवता मानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को। ये बात दूसरी है कि आज जिस प्रारूप में ये आरएलडी है वो छुपा नहीं है कि कितनी सिकुड़ गई है। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। एक तो अनिल जी बता दें कि जयंत चौधरी जी पक्ष में वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। और दूसरा, अभी मैं सुन रही थी, अनिल जी ये भी बता दें, जितने कैंडिडेट 2022 में आप लोगों ने दिए चुनाव के लिए, उसमें मात्र शायद अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, एक महिला को इन्होंने टिकट दिया, और वो भी मतलब जीते हुए जो कैंडिडेट है उसमें तो एक भी महिला नहीं है। और यहाँ खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की। सबसे ज्यादा महिला अगर विधायिका कोई असेंबली में है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी की है। सबसे ज्यादा जो तो क्या इन आरोपों को आप खारिज करती हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए? ये नहीं मिलना चाहिए जी? ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मैंने देखिए, शुरुआत में भी आपने मेरे से ये प्रश्न किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं उस समाज से आती हूं जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग से। आप मुझसे कह रहे हैं कि ओबीसी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, महिला को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जो डिजर्व करता है मिलना चाहिए, पर अभी ये जो बिल है इसको एक्ट बन जाने दीजिए। अमेंडमेंट तो हो ही जाते हैं, अड़चन मत लगाइए। और जो लोग ये अड़चन लगा रहे हैं ना, ये सब घड़ियाली आंसू हैं, क्योंकि इनके पास देखिए, अभी प्रियंका जी ने बोला, नहीं भी बोला होगा तो वो आपने देखा, जो प्रियंका वाड्रा जी हैं उन्होंने 40% या प्रियंका गुप्ता, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ विजय जी, प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ 40% टिकट्स जो है महिलाओं को दिए। बहुत अच्छी पहल।
बहुत अच्छी पहल, मैंने तब भी प्रशंसा करी थी, मैं अब भी प्रशंसा करूंगी। हिम्मत चाहिए कि 40% टिकट्स महिलाओं को देने के लिए, पर जमानत जब्त हो गई सबकी, क्योंकि नर्चर ही नहीं किए गए। महिलाएं लड़ सकती हैं, कैपेबल हैं, पर उनको आपको तो आप तो कहने मतलब महिलाओं को टिकट देना रिस्की है, रिस्की है। आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, आपने कहा ना कि हार गई सब, जमानत जब्त हो गई, तो इसका मतलब कि पॉलिटिकल रिस्क है टिकट देना ज्यादा। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नर्चर करो ना, किसको, सब औरतें कैपेबल हैं। ऐसा नहीं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, ऐसा नहीं कि वो पॉलिसी मेकर नहीं बन सकती हैं। आज किसी भी पद पे बैठा दो महिला को, बेहतरीन तरीके से काम करती है, डिलीवरी उसकी इतनी अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंसी उसकी अव्वल नंबर की होती है, बहुत क्लैरिटी से काम करती है जी। पर मौका तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं प्रियंका कक्कड़ जी को भी इस डिबेट में कनेक्ट करता हूं, आपने चूंकि मुद्दे उठाए। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या ये बिल का मौजूदा स्वरूप है, ये कानून का शक्ल लेने जा रहा है, दिल्ली विधानसभा से आप इसको एज इट इज पास करेंगी या इसमें कुछ संशोधन सुझाती है आपकी पार्टी असेंबली में सुझाएगी? ब्रजेश जी, ये एक सेंट्रल एक्ट हो जाएगा अब, तो इसमें स्टेट अलग से अमेंडमेंट नहीं कर पाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ब्रजेश जी, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये बताती हूँ, जो मैंने पहले भी कहा कि 2026 के पहले सेंसस के बाद, जो पहला सेंसस 2026 के बाद 2031 में शेड्यूल्ड है, सिर्फ उसी को बेसिस बना सकते हैं डिलिमिटेशन करने के लिए, ऐसा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और ये जो एक्ट लाया गया है, इसमें लिखा है कि जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही ये रिजर्वेशन शुरू होगा। तो ये कोल्ड स्टोरेज में चला गया है 2039 तक, ये मैं आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहती हूँ। तो इस बिल से किसको क्या हासिल हुआ फिर? कि बिल्कुल भी मेरा मानना है, हाँ जुमला, तो मेरा ये मानना है किसको क्या हासिल हुआ जब बोला 15 लाख अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरी आएगी, वही ये है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जहाँ नियत होती है, जहाँ पर नीति होती है, वहाँ पर रिटन वर्ड की भी जरूरत नहीं होती। हमारी पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर महिलाओं को हमेशा प्रोत्साहन दिया है, बढ़ाया है। हमारी पार्टी में इनसिक्योर मेन नहीं हैं, जो महिला ब्रिजभूषण जनता पार्टी में आपको देखने को मिलते हैं। उन्होंने ये अपीजमेंट के लिए एक और बिल निकाल दिया है जो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता ग्राउंड पे। तो आप इसमें जितनी मर्जी आज निकाल, बट आपने डिबेट की शुरुआत में पहले चरण में कहा कि ये बेवकूफ बनाओ बिल है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? नहीं, पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं इनकी? मैम प्लीज वेट, अनिला जी प्लीज वेट। हाँ बोलिए प्रियंका। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रही हूँ कि 2001 में 84th अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने आर्टिकल 82 को अमेंड किया था, जिसने कहा था कि हमारी कंट्री की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रोजन है 2026 तक और कोई डिलिमिटेशन 2026 के बाद ही हो पाएगा। जो पहला सेंसस होगा 2026 के बाद, पहला सेंसस 2026 के बाद 2031 में होगा, अगर टाइम से हो गया तो। उसके बाद 2 साल लगेंगे उसकी रिपोर्ट छपने में सेंसस की। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, जो अगर टाइम से हो गया तो 5-6 साल में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगा। तो ये एक बहुत लंबी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है, और जब ये खत्म हो जाएगी तब इस एक्ट की प्रोविजंस इंप्लीमेंट होंगी। इसमें मैंने आपको बिल्कुल फैक्ट्स और लॉ बताया है, कोई राजनीति नहीं की है। और तभी मैं आपको कह रही हूँ ये 2039 से पहले इम्पॉसिबल। थैंक यू प्रियंका कक्कड़ जी, एंड आई एम ओपन टू हैविंग अ डिबेट जो कह जी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी रहेगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में और आम लोगों के बीच इस महिला आरक्षण बिल को लेकर किस तरह की चर्चा है? ये बात तो सही है कि महिला आरक्षण से लोगों में काफ़ी उत्साह तो है, और इसकी बड़ी ज़रूरत बहुत लंबे समय से इस देश में महसूस भी की जा रही थी, होना चाहिए। लेकिन समस्या तब आती है जब इस देश में कोई भी काम होता है और सियासत हर चीज़ को चीरफाड़ करने लगती है। अधिकार मिलना, अधिकार बढ़ाना निश्चित ही प्रगति का सूचक है। हम लोग जो लोग शहरों में रहते हैं वो भले लड़के लड़की में भेद न करते हों, उनकी शिक्षा में भेद न करते हों, उनको पालने में भेद न करते हों, लेकिन अभी हर जगह देश के हर कोने में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर बच्चे भी पढ़ाई में लड़के लड़कियों में भेद है, पीछे हैं, और महिलाएं भी बहुत
सारे ऐसी चीज़ों में है जहाँ पर उनको अनुमति नहीं है। तो सियासत तो बहुत आगे की चीज़ हो जाती है और इस बिल के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की जो बात आई है उसमें देश में निश्चित ही उत्साह आएगा और उनका जीवन में भी सुधार लाएगा ये बिल। आज इस बिल को जात पात की लड़ाई के बजाय इसकी शुरुआत का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये एक चमत्कारिक संदेश है आने वाले वक्त के लिए कि अब खाली शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी नारियों को संसद में जाने के लिए मौका मिलेगा और उनके लिए सीटें रिजर्व हुआ करेंगी। देखिए, ये बात सही है कि लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मौका सबको मिलता है। एक बार सेवा का भी मौका मिलता है और एक बार काम करने का भी मौका मिलता है। तो कांग्रेस को भी मौका मिला, भाजपा को भी मिला, भाजपा ने अपना भुना लिया, भाजपा ले आई बिल, तो वो अपना इस चीज़ का लाभ लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लोग कह ही रहे हैं कि भाई हम महिला आरक्षण को लेकर बिल ले आए, हम महिलाओं के साथ हैं। इस देश में 2 बार मोदी सरकार में महिलाओं की बात उठाई गई। एक बार 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन हासिल करने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर चुकी है। एक दूसरा बार ये मामला आया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के इस महिलाओं के लिए एक संदेश है कि भाजपा की सरकार उनको राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहती है। लेकिन जो अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीतिक दल जो हमारे यहाँ चारों हैं उनमें कोई भी दल में 25% महिला पदाधिकारी नहीं हैं। 4 दल जो बड़े हैं उत्तर प्रदेश में, सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, 25% से भी कम भागीदारी है उनकी। और 2 बड़े दल भाजपा में जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें करीब 22% महिलाएं हैं और समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें करीब 7% ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व है। तो जो 2 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं ये उनका आंकड़ा है ब्रजेश जी। लेकिन अब इस आंकड़े से निकलकर हम सामाजिक स्थिति में आए तो संसद में देखें तो अगर बात की जाए तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अलग से बात आती है, क्योंकि बहुत कम मुस्लिम महिलाएं चुनकर आती रही संसद में। अगर ओबीसी के लिए आरक्षण की अलग से मांग की जाएगी तो हो सकता है कल को लोग मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करें। अब ये बात जरूर है कि आज एमआईएम को छोड़कर संपूर्ण देश की पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। कोई भी महिला वोट को नाराज नहीं करना चाहती है। ये तो सब संवैधानिक मामले हैं, लेकिन सियासत में खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि हमारे देश में तमाम ऐसे इतिहास मौजूद रहा है जब महिलाओं के साथ तमाम अत्याचार हुए। आदिकाल में भी महिलाओं ने पीड़ाएं झेली हैं और कई बार द्रौपदी के रूप में, कई बार कौरवों ने उनके साथ ज्यादती की और कई बार आज के समय में, आधुनिक समय में भी परेशानियां आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भेदभाव, ये छुआछूत अगर राजनीतिक सशक्तिकरण से खत्म होता है तो इसको मौका मिलना चाहिए। देखिए, भाजपा ने एक झोला रख दिया है कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब महिलाओं को वोट चाहिए, भरो इसको, और 2024 से पहले ही वोट में भरना है। अब उसके लिए वो अपना संगठन भी लगाएंगे, उनके और भी संघ के भी और तमाम लोग हैं। और भाजपा में वैसे भी बहुत सक्रिय महिलाएं हैं पहले से। हमारे यहाँ जो अधिकार महिलाओं को धर्म ने नहीं दिए वो संविधान ने दिए, और उस संविधान के इस अधिकार में मोदी सरकार ने कदम और बढ़ाया है। कहते हैं कि किसी मस्जिद में महिला मौलाना नहीं बन सकती है, किसी मंदिर की मुख्य पुजारी देश में महिला नहीं है जी, लेकिन एक औरत मुख्यमंत्री भी बन सकती है, प्रधानमंत्री भी बन सकती है, राज्यपाल, कलेक्टर सब बन सकती है। क्योंकि जो अधिकार हमें धर्म नहीं देता उस अधिकार को संविधान ने महिलाओं को दिया और महिलाएं मौजूद हुई और होती रहेंगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ लोग ड्रामा देखकर तो रोने लगते हैं, लेकिन जब हकीकत में कोई चीज़ होती है तो उसको ड्रामा करार देते हैं। ये सियासत में भी इस तरह की चरित्र हैं और इसको खत्म करना होगा। बहरहाल, नफरत को मिटाकर महिलाओं के सम्मान के प्रति काम आगे बढ़ता रहे, इसको सबको साथ देना चाहिए। और एक साहित्यकार हैं नदीम फारूक साहब, उन्होंने लिखा है
कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया अब नफरतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी बात और रिपोर्ट हम सबके बीच इस परिचर्चा में रखने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल जी, अब बस कुछ घंटों के बाद अब ये कानून बनने जा रहा है। अब आपकी पार्टी का आगे पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, जो है अब तो स्पष्ट है। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी सदैव महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रही है। नेताजी ने भी समर्थन किया था और नेताजी ने अपने सुझाव भी दिए थे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी लगातार कहा है, और संसद में भी श्रीमती डिम्पल यादव जी, प्रोफेसर साहब से लेकर सभी लोगों ने बात रखी है कि महिला आरक्षण बिल का तो स्वागत करते हैं, लेकिन पिछड़ी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी हक अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। नहीं तो वही हाल हो जाएगा जैसे लेटरल भर्ती चल रही है मोदी जी की, उसमें एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी दलित नहीं। वो तो खुद ओबीसी हैं। नहीं, वो यही तो बीजेपी यही तो चालाकी करती है। किसी भी ओबीसी लीडर को आप चैनल पे बुला नहीं सकते इस समय, ना आएगा बुलाने से। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बीजेपी के दबाव में, क्योंकि सच्चाई बोलनी पड़ेगी। आपके बड़े भाई कहाँ हैं आजकल? जो ठेकेदार, जो समाज के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, वो आज नहीं बोल रहे हैं। ओबीसी ओबीसी चिल्लाते थे, प्रधानमंत्री चुनाव आएगा तो ओबीसी चिल्लाएंगे, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इस भारत में और उत्तर प्रदेश में किसी ने महिलाओं को सम्मान दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। फूलन देवी जेल में बंद थी, उनके साथ में दुराचार हुआ था, अन्याय अत्याचार हुआ था, किसी ने नहीं सुध ली। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भारत की पार्लियामेंट। तो क्या आपने संजय निषाद से पूछा, ओम प्रकाश राजभर जो आपके बड़े भाई हैं उनसे पूछा कुछ आपने? देखिए, उनसे पूछने की जरूरत नहीं। जो बीजेपी में ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आदिवासी है, वो सब गुलाम है। जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था देश को। और सर आपके यहाँ तो वो शहंशाह है। नहीं, हमारे यहाँ तो बोलने की आजादी, आप राजा बना के रखते नहीं, हैं। हमारे यहाँ तो बोलने की आजादी थी। अब इनके ऊपर क्यों लगाम लग गई? क्यों ओपी राजभर नहीं बोल रहे हैं? सामाजिक न्याय की रिपोर्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? जाति जनगणना की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या राजभर समाज की महिलाओं को नहीं आरक्षण चाहिए? क्या निषाद समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए? कश्यप समाज की महिलाओं को नहीं चाहिए? बिंद समाज की नहीं चाहिए? बताए ना। और दूसरे राउंड में 2020 खेलने आए, पहले में तो टेस्ट खेल रहे थे। पहले राउंड में टेस्ट नहीं ब्रजेश जी, ये बीजेपी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। बीजेपी घिर चुकी है, देश में घिर चुकी है। पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी की, तो सर सदन में सपोर्ट क्यों करते हो जी? ये तो आपका भी डुअल कैरेक्टर पता चलेगा ना। नहीं, सदन में सपोर्ट और बाहर हल्ला। नहीं, सदन में सपोर्ट महिला आरक्षण बिल का है, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण देना चाहिए, इसके लिए तो लगातार। और ब्रजेश जी, जो सदन में बोला जाता है वो रिकॉर्ड होता है, लिखा जाता है कार्रवाई में, और जो बोला गया है वो सब रिकॉर्डेड है। संशोधन कर देते, वो भी रिकॉर्ड में आ जाता, पब्लिक के बीच कहते तो। कौन मान रहा ब्रजेश जी? ये बीजेपी का घमंड भरा, ये तानाशाह सरकार, ये कुछ मानने को तैयार है, किसी को सुनने को तैयार है। यहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा वक्त का अभाव है, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गुप्ता जी मौजूद हैं कांग्रेस से। प्रियंका जी, अब बस कुछ घंटों के बाद मान के चलिए कि ये कानून बन गया जी, अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं को केंद्र में रख के ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। और इनके बिल से तो वैसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बिल लागू ही नहीं होना है, वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है। जैसे पहले भी इन्होंने कई जुमले दिए हैं, एक नया जुमला ऐड हो गया है। तो ये भी तो मान सकते हैं कि उन्होंने एक मजबूत जाल फेंका, आप लोग? मुझे तो लग रहा है कि खुद ही जाल में फंस गए हैं। कैसे? क्योंकि ओबीसी जो इनका वोटर है वो तो नाराज ही होगा, साथ में महिलाएं भी नाराज होंगी। इनका वोटर है? बिल्कुल है, वोट नहीं देता है। आप बताइए। आपने कहा ना इनका वोटर है, बिल्कुल वोट देता है, ये तो पूरा जग जाहिर है। और आज एक नई बात सुनने में आई, इन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरीज हैं वो देश को नहीं चलाते। हमें तो पता था कि भाई वही चलाते हैं। तो आप लोग कोई आंदोलन, कोई कार्यक्रम, कोई पॉलिटिकल करेंगी इस पे, या आप शांत रहेंगी? देखिए, हमने सीधे तरीके से कह दिया कि हम अपनी पार्टी के लिए महिलाओं का, SC, ST, OBC सभी के आरक्षण की व्यवस्था रखेंगे, उनको केंद्र में रख के चुनाव लड़ेंगे। बाकी रही बात महिलाओं के अधिकारों के लिए, तो आवाज उठाते रहेंगे। शुक्रिया। अनिल दुबे जी, क्या दुश्मनी चल रही बीजेपी वालों से आप लोगों की?
ये क्या है, मतलब इस तरह का क्यों आपके साथ ये लोग पेश आते हैं? नहीं ब्रजेश जी, बात महिलाओं की अनिला जी कर रही थी, महिलाओं की वकालत कर रही थी। सिक्किम में जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, मणिपुर सर, मणिपुर, वो मणिपुर में, तो मैं कहाँ चली गई थी भारतीय जनता पार्टी? जब हाथरस में कांड हुआ था तब ये कहाँ भारतीय जनता पार्टी की चली गई थी? तब अनिला जी कहाँ बोल रही थी? जब उन्नाव का कांड हुआ था तब कहाँ चली गई थी? जब देश भर के पूरे पहलवान आंदोलन कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई? उनका ही कहना कोई कुछ कहे लेकिन आप कुछ मत बोला करो। नहीं, और बात चौधरी साहब की कर रही थी जी, आप कमाल कर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की बात कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी, अरे स्वर्गीय चौधरी साहब की समाधि पर 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष से प्रधानमंत्री जी हैं, 10वां साल पूरा होने जा रहा है। एक बार भी किसान घाट पर फूल चढ़ाने वो नहीं गए, चौधरी साहब को के नाम पर स्मारक बनाने की बात नहीं की, चौधरी साहब को भारत रत्न देने की बात नहीं की। और जब चुनाव सर, आज महिलाओं की बात कर लो सर। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब तो बहुत महान विराट व्यक्तित्व। चौधरी साहब नहीं, बात चूंकि अनिला जी ने छेड़ी चौधरी साहब की बात की, तो मैं बता रहा हूँ ये उस भारतीय जनता पार्टी में है जो चौधरी साहब का कितना सम्मान करती है। ये उस भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रही है जहां मणिपुर में पूरा देश शर्म से झुक गया। जाने दो सर, गुस्सा मत करो, छोड़ो। पूरा देश शर्मसार हुआ, उस पर तो भारतीय जनता बहुत पार्टी शुक्रिया हेमंत तिवारी जी मेरे साथ। जाने दो सर, गुस्सा छोड़ो, अपने अपने मुद्दे पर टिके रहो सर। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, ये जाल फेंका ये लोग फंस गए या बीजेपी अपने जाल में खुद फंस गई? बड़ी कहानी है। वैसे तो जाल फेंका बड़ा जाल है, इसका जो अंतिम प्रतिफल आएगा बड़ा ही होगा, लेकिन ये जो जाल में छेद किया है ओबीसी वाला, ये भी हल्का नहीं है। ये नाखून काटने वाला जो छोटा सा असलहा होता है, कभी कभी वो भारी होता है। बैकफुट पे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर आज नहीं तो कल अगर 2024 में आते हैं तो इसमें अमेंडमेंट उनको करना पड़ेगा और बिना इसके चलेगा नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है, इतना सा भाषण करते हैं, ईमानदारी की बात है, पूरे देश में डिबेट चल रही है। ब्रजेश जी, हर पार्टी सोच के बता दी उसने कितने टिकट दिए। अभी बहुत बढ़िया बताया, पूछा कहा था कितने पदाधिकारी किस पार्टी कितने % हैं, बीरेन जी ने कहा था, उसको भी देख लें। आपका क्या नज़रिया है, क्या सोच है, जरा इसको देख लें। आपका अतीत क्या है उसको भी देख लें। और दूसरे, हम तो कह रहे हैं एक चीज़ फाइनल करें, चलें, महिला आरक्षण बिल जब लागू होगा। अभी आप ये बताओ, कानून जब लागू होगा सही है, लेकिन अभी सब लोग पूरे देश के सामने ऐलान कर दें कि अगले चुनाव में जो भी चुनाव हो असेंबली या पार्लियामेंट के, हर पार्टी जो मांग कर रही है वो 33% महिलाओं का आरक्षण देगी और उसमें कोटा विदिन कोटा देगी। ये ऐलान कर दें, घोषित कर दें। ये अभी से चुनाव पूर्व का घोषणा पत्र हो जाए, देश इससे सहमत हो जाए, तो कम से कम जिन लोगों क्या आने वाले चुनाव में ये कोई मुद्दा बनेगा या ये मुद्दा मान लें कि बहुत टिकाऊ नहीं रहेगा? देखिए ब्रजेश जी, कभी कभी परसेप्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक रूप से लाभकारी होता है। एक परसेप्शन तो बड़ा बन गया, चाहे 29 में लागू हो चाहे 31 में। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, इनिशिएट करके उसको एक मुकाम पे तो ला दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं और आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती समय आज की परिचर्चा के लिए निकाला और अपने बहुमूल्य विचार और सुझाव इस डिबेट में प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।